चयनित उम्मीदवारों की सूची में निहारिका का नाम देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ी। किसी इंसान को उसकी योग्यता का प्रतिसाद मिले तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। फिर निहारिका का केस तो अब वैसे भी मेरे लिए विशिष्ट हो गया था। अपने सिद्धांतों के विपरीत मैंने आगे बढ़कर निहारिका को फ़ोन लगाया और उसको उसके चयन की सूचना दी। उसे और उसके माता पिता को बधाई देकर मैं स्वयं को काफ़ी हल्का और उत्फुल्ल महसूस कर रही थी। जिस आत्मीयता से उन्होंने मुझसे बात की, लग ही नहीं रहा था कि कुछ दिन पूर्व मैं उनसे नितांत अजनबी की भांति मिली थी। उस दिन मैं जल्दी खाना खाकर सोने के मूड में थी। दिन भर चले इंटरव्यू के कार्यक्रम ने मुझे बहुत थका दिया था। तभी बाई ने आकर सूचित किया कि बाहर कोई मिलने आए हैं। बैठक में बैठे पूर्ण आयु वर्ग के दंपति को मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन साथ आई लड़की का चेहरा पहचाना सा लगा। औपचारिक अभिवादन के बाद उसी ने बातचीत का सिलसिला आरंभ किया। जी, मैं निहारिका वर्मा आज इंटरव्यू देने। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। दिन भर चले मैराथन इंटरव्यू का यह लड़की भी तो एक हिस्सा थी। पलक झपकते मैंने अनुमान लगा लिया कि वह सिफारिश लेकर आई है। देखिए, इंटरव्यू समाप्त हो चुके हैं। प्रिंसिपल होने के नाते मैं इंटरव्यू बोर्ड का एक हिस्सा अवश्य थी, पर चूंकि यह एक प्राइवेट कॉलेज है तो अंतिम निर्णय कॉलेज संचालकों का ही होता है। और वैसे भी मैं इन सिफारिश वगैरह के लफड़ों में नहीं पड़ती। मेरा मानना है जिसके कैलिबर है उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हम ऐसी कोई उम्मीद लेकर आपके पास नहीं आए हैं। हम तो बस आपको धन्यवाद देने आए हैं। आपने सही समय पर हमारी बच्ची का मार्गदर्शन किया। उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। लड़की के पिता ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ दिए तो मैं सकुचा सी गई। मेरे लिए सारा घटनाक्रम एक पहेली की भांति ही चल रहा था। आखिर वे लोग हैं कौन और इन लोगों का यहाँ आने का मंतव्य क्या है? मुझे किस बात का धन्यवाद दिया जा रहा है? लड़की की माँ अब तक मेरे असमंजस को भांप चुकी थी। आपने शायद हमें पहचाना नहीं। 2 बरस पूर्व निहारिका की शादी में आपसे मुलाकात हुई थी। तब भरत भाई साहब ने आपसे परिचय करवाया था। अब चौंकने की बारी मेरी थी। भरत भाई साहब यानी भरत वर्मा जी, मेरे पति मनोज के दोस्त, जो दिल्ली चले गए थे। मैंने दिमाग पर जोर दिया। हाँ हाँ, वे ही। ये उनके बड़े भाई रंजन वर्मा और मैं उनकी भाभी। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। दरअसल तब यह निहारिका वधू के वेश में थी और आप सब भी तो कितने सजे धजे थे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और यह सब मेरे चेहरे से झलक रहा था। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए, हम समझ सकते हैं। खुद हमें ही कहाँ मालूम था कि आप उसका इंटरव्यू लेंगी। वो तो इसी ने आपको पहचान लिया था और बाहर निकलते ही हमें बताया था। हमने इसके चाचा को फ़ोन भी लगाना चाहा पर इसी ने रोक लिया। मेरी निगाहें अब तक मूर्तिवत बनी बैठी निहारिका की ओर उठ गईं। मुंह बंद होते हुए भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके दिल का सारा हाल बयां कर रही थी। मैं उसकी मासूमियत, उसकी खुददारी से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। मुझे अब तक सब कुछ याद आ गया था। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था इसका, काफ़ी आत्मविश्वास से जवाब दे रही थी, पर क्या है कि यहाँ पदों की संख्या तो है बहुत कम और उम्मीदवार आ गए थे उम्मीद से कहीं ज़्यादा। अब पता नहीं मालिक लोग किसे चुनते हैं। वैसे मैं बता दूं, बिना पहचाने भी मैंने इसे इसकी योग्यता के आधार पर अच्छे मार्क्स दिए थे। मेरे चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन एक संशय अभी भी बना हुआ था। इन्होंने ना मुझसे सिफारिशी फ़ोन करवाया और ना अब किसी फेवर की उम्मीद रखते हैं, तो फिर ये मेरे प्रति किस बात का आभार प्रकट करने आए हैं? निहारिका शायद मेरी मनस्थिति भाप गई थी, लेकिन अब भी शांत बैठी थी। उसकी माँ ने ही बात आगे बढ़ाई। आपको याद है, नववधू के वेश में लजाती सकुचाती निहारिका से जब उसके चाचा ने आपका परिचय करवाया था, तब गर्व के साथ यह भी बताया था कि हमारी बिन्नी यानी कि निहारिका बहुत लकी है। बहुत समृद्ध घर परिवार में इसका रिश्ता हो रहा है। भाई साहब भी खूब दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। गहनों कपड़ों से लादने के अलावा उसे एक बड़ी सी कार भी दे रहे हैं। वे शादी की भव्यता का बखान किए जा रहे थे कि अचानक आपने पूछ लिया था कि दूल्हा क्या करता है। तब तो नहीं, पर इस समय इस आक्षेप पर मैं सकपका सी गई। हाँ, वो ऐसे ही। दरअसल मेरी सोच का पैमाना कुछ अलग है। मुझे इंसान की धन संपत्ति से ज़्यादा उसकी योग्यता आकर्षित करती है। आप लोगों को शायद बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। नहीं नहीं, आपका सवाल बिल्कुल उचित था क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल सही और सटीक है। मैंने बताया था कि लड़का इंजीनियर है और एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। आप संतुष्ट नजर आई थी। निहारिका के पिता ने याद दिलाया। लेकिन फिर उसके तुरंत बाद आपने बिन्नी के लिए पूछ लिया था कि वह क्या कर रही है। निहारिका की माँ ने बात आगे बढ़ाई तो मुझे सब कुछ याद आ गया।
हाँ हाँ, वह फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा कर रही थी। मेरे सामने अतीत का सारा दृश्य साकार होने लगा था। शादी के अगले दिन ही उसका पेपर था। घर वाले चाह रहे थे वह अब इन झंझटों में ना पड़े। ब्याह तो हो ही रहा है। शादी के अगले ही दिन लड़की परीक्षा देकर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे? ससुराल वाले नाराज़ हो गए तो? अब तो सारी रस्में भी पूरी नहीं हुई हैं। फिर भरा पूरा खानदानी व्यवसायी परिवार है। इसे कौन सी नौकरी करनी है? मुझे उनकी बातें नागवार गुजर रही थी और अपनी आदत के मुताबिक मैं तुरंत बोल भी पड़ी थी। तो क्या रस्मों रिवाज लोक लाज के पीछे वह अपना करियर दांव पर लगा ले? पास खड़े मनोज ने मुझे घूर कर देखा था, लेकिन मैं उनका इशारा समझकर भी निर्विकार बनी रही थी। पर मूर्तिवत अब तक सब सुन रही थी। निहारिका तब यकायक ही एकदम उत्साहित हो उठी थी। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। मैं भी अपनी साल भर की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। 2 ही पेपर तो बचे हैं, अब तो मैं अवश्य दूंगी। मनोज सहित आसपास खड़े सभी नाते रिश्तेदारों के मुंह पर ताला लग गया था। मैंने बात को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा और वहीं विराम लगा दिया था। फिर भी जाते जाते निहारिका को शुभकामनाएं देना नहीं भूली थी। यह शादी के लिए भी है और शेष दोनों परीक्षाओं के लिए। मुझे थैंक यू कहते हुए निहारिका की आंखें खुशी से चमक उठी थी। आश्चर्य है मैं कैसे उसे नहीं पहचान पाई। एक तो 2 वर्ष का अंतराल और फिर सबसे बड़ी बात एकदम परिवर्तित वेशभूषा। कहाँ वह 16 श्रृंगार में लिपटी लजाती नववधु और कहाँ यह सूती लिबास में एकदम सादा सा चेहरा। मैं एकदम वर्तमान में लौट आई थी। और वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? मेरे इस प्रश्न पर यकायक ही मानो सारे बल्ब बुझ गए हों। कमरे में एक सुई पटक सन्नाटा पसर सा गया था। अब भी थोड़े अंतराल के बाद निहारिका की माँ ने ही मुंह खोला। हमारे साथ धोखा हो गया। शादी के साल भर बाद लड़का अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके घर वालों कंपनी वालों किसी को भी नहीं पता चला कि वह अचानक कहाँ चला गया। हम बिन्नी को घर ले आए। इस गऊ सरीखी लड़की को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था उसके साथ छल हुआ है। एक दिन किसी परिचित ने उसे एक लड़की के साथ एक नर्सिंग होम में देखा तो हमें सूचित किया। हम भागे भागे पहुंचे, तब तक वे गायब हो चुके थे। नर्सिंग होम के रिकॉर्ड से ही पता चला कि वह लड़की उससे गर्भवती थी। अब उस रिश्ते में कुछ नहीं बचा था। यही सोचकर हमने तलाक की याचिका दायर की तो पता चला ऐसी याचिका तो उस लड़के की ओर से पहले ही दायर की जा चुकी है। वह शायद बिन्नी से तलाक लेकर उस लड़की से विधिवत विवाह कर लेना चाहता है, पर घर वालों के डर से छुपता छुपाता घूम रहा है। आप उसके घर वालों से मिले? मैंने उनसे पूछा। हाँ, वे बहुत शर्मिंदा हैं। पूरे मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए खुद को बेकसूर ठहरा रहे हैं। कभी कहते हैं हम तो लड़के को जायदाद से ही बेदखल कर देंगे, पर हमें इस संबंध को और निभाने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बेटा उन्हें मुबारक, मिले न मिले। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। निहारिका की माँ का गला भर आया था। मैंने उनसे आगे सामने रखा पानी का गिलास बढ़ा दिया। अब मोर्चा निहारिका के पापा ने संभाल लिया था। आपने बिन्नी को परीक्षा देने की सलाह देकर उसका साल बर्बाद होने से बचा लिया, बल्कि साल क्या ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। हम लोग इसी बात का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज उसके पास एक व्यावसायिक डिग्री है। वह और हम सभी चाहते हैं कि वह बीते दिनों को एक बुरा स्वप्न समझकर भूलने का प्रयास करे, घर के बाहर निकले, नौकरी करे और एक नई जिंदगी आरंभ करे। ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। उस वक्त भले ही हमें आपकी सलाह भड़काने वाली लगी थी, पर आज महसूस होता है कि आपकी सोच कितनी व्यवहारिक थी। निहारिका की गाथा जानकर मैं खुद सकते में आ गई थी। इतनी सी उम्र में क्या कुछ झेल कर आई है यह बच्ची। उसके निर्देश चेहरे की निर्मलता, शांत मासूम आंखों की पवित्रता बार बार मुझे किसी अलौकिक मूर्ति का सा आभास दे रही थी। किसी ने ठीक ही कहा है, पत्थर को सहलाने से मूर्ति नहीं बनती, उस पर चोट करनी पड़ती है। जिंदगी रूपी कठोर हथौड़े ने चोट पहुंचा पहुंचा कर ही उसे यह निर्मल मूर्तिमय स्वरूप प्रदान किया है। सुबह फ़ोन पर चयन की सूचना देने के बाद, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, निहारिका शाम को फिर माता पिता के साथ मिठाई का डब्बा लेकर उपस्थित थी। खुशी से चमकते उन चेहरों पर आजकल के दुख की छाया तक नजर नहीं आ रही थी। मुझे मानना पड़ा, हमारे दुख बड़े नहीं होते, दुख को सहन करने की हमारी ताकत छोटी होती है। जैसे ही ताकत बढ़ी, दुख दुम दबाकर भागता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही आगे भी आपके लिए मनोरंजक और प्रेरणादायी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट कहानी में।